फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी FIR के बारे में कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक रहने वाली है यहाँ पे। तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक दिख रहा होगा, तो यहाँ से जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज CRPC में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। देखिए, CRPC का काम है कि एक फेयर ट्रायल करना। फेयर ट्रायल के लिए जो आपका सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस। अपराधी के बारे में जितनी जानकारी न्यायालय को चाहिए होती है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके ही लेकर आती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। देखिए, आज हम एवरीथिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन अंडर CRPC में जो भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में आज हम उस पर पूरी चर्चा करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के पूरे प्रोसीजर को समझेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अपना IPC का बेयर एक्ट अपने पास रख लें, CRPC का बेयर एक्ट रखें, हाइलाइटर, आपका नोटपैड और मल्टी कलर पेन हमेशा अपने साथ में रखें, स्टिक ऑन्स रखें। कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या है ये बताया गया है। क्या है इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, यानी कि CRPC में जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस का प्रोसीजर दिया गया है उसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय whom? Who can do investigation? कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। यानी कि इन्वेस्टिगेशन को कौन कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन को या तो पुलिस ऑफिसर कर सकता है या एनी पर्सन। एनी पर्सन के आगे लिखा है अदर देन अ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। हु इज़ ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट, यानी कि पुलिस ऑफिसर। देखिए, लैंग्वेज को समझिए आप। ये लैंग्वेज कहाँ दे रखी है? इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन ये मिलेगी आपको सेक्शन 2H में, 2H में CRPC में। अब इस डेफिनेशन से चीज़ क्लियर होगी कि पुलिस ऑफिसर विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड एनी पर्सन विद ऑथराइजेशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट ही कैन डू इन्वेस्टिगेशन। यानी कि किसी भी अपराध में जो वहाँ पे एविडेंसेस को इकट्ठा करना है, उस प्रोसेस को CRPC में क्या कहा गया है? इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण कहा गया है। मैजिस्ट्रेट कर सकता है इंक्वायरी और आपका पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन। दोनों में डिफरेंस समझिए। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2H में है और इसकी 2G में है। I से जस्ट पहले H आता है और H से पहले G आता है, यानी कि हायरार्की में देखेंगे तो कोर्ट ऊपर होता है। इट कैन बी डन बाय मैजिस्ट्रेट एंड इट इज़ डन बाय पुलिस। सेकेंड इज दैट इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द फैक्ट्स एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन अ पर्टिकुलर मैटर। पुलिस को कोई सूचना मिली अपराध की, वो असर्टेन करती है कि उस बात में कितनी सच्चाई है, उस इन्फॉर्मेशन में। अगर सच है तो उसके सपोर्ट में एविडेंस क्या क्या है, ये एक रिपोर्ट तैयार करती है। और इसी प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? अन्वेषण, यानी कि इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी जो है वो ट्रायल से पहले और इन्वेस्टिगेशन के बाद होती है। जब इन्वेस्टिगेशन में मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मुझे कुछ फर्दर फैक्ट्स का पता करना है, तो वो एक इंक्वायरी कंडक्ट खुद कर सकता है या अपने सबॉर्डिनेट से करा सकता है। इन्वेस्टिगेशन हमेशा नॉन जुडिशियल होती है, क्योंकि इसे मैजिस्ट्रेट नहीं करता, जबकि ये जुडिशियल और नॉन जुडिशियल दोनों हो सकती हैं इंक्वायरीज आपकी। ये तो हो गया एक मोटे तौर पे डिफरेंस। अभी प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसको कुछ हेड में हम समझेंगे। देखिए, पावर टू इन्वेस्टिगेट। सबसे पहली बात तो आपने कहा कि पुलिस विल इन्वेस्टिगेट। सबसे पहली चीज़ क्या आएगी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो उसको क्या चाहिए? पावर चाहिए। 156। देखिए, सारे सेक्शन इतने अच्छे से इंटरलिंक हो जाते हैं। अब पावर तो दे दी, करेगी कैसे? 157। भाई किस तरह से करेगी? क्या वो मना कर सकती है? मैजिस्ट्रेट को कॉपी ऑफ FIR कहाँ जाती है? 157 में जाती है। कौन कौन सी रिपोर्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जाएंगी? 157 में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जाएगी, 158 में 168 में IO SHO को एक रिपोर्ट देगा,
उसके बाद आपका 172 में केस डायरी बनानी है आईओ को, और वो केस डायरी की डेली रिपोर्ट्स मैजिस्ट्रेट को जाएगी। तो कितनी तरह की रिपोर्ट्स यहाँ बनती हैं। और 173 में लास्ट में आपकी पुलिस रिपोर्ट बनती है जो कि चालान चार्जशीट होती है आपकी। अब ये केस डायरी क्या है, हमने कहा केस डायरी, व्हाट इज केस डायरी, वी विल रीड अबाउट इट अंडर सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी। क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे अगर एविडेंस कलेक्ट करने हैं तो उसे किसी प्लेस की सर्च करनी पड़ेगी, किसी के घर में जाके तलाशी लेनी पड़ेगी, किसी इंडिविजुअल की तलाशी लेनी पड़ सकती है। देन 165 अगर अपने पुलिस स्टेशन से बाहर करनी है, 166 सर्च आ गई। कलेक्शन ऑफ एविडेंस कैसे होगा, सर्च से होगा, डॉक्यूमेंट मंगाएगा, विटनेसेस की स्टेटमेंट्स लेगा, और फिर एक फाइनल रिपोर्ट बनती है सबमिशन टू मैजिस्ट्रेट, यानी कि जिसे हम कहते हैं 173(2) में चालान पेश कर देना, चार्जशीट पेश कर देना। और लास्ट में इंक्वेस्ट रिपोर्ट, यानी कि अगर कोई सुसाइड, मर्डर, किसी की डेथ हो जाती है किसी भी सस्पिशियस रीजन की वजह से, इन दैट के मृत्यु समीक्षा इसको बोलते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है। ये पूरे के पूरे हेड अगर आपने कवर कर लिए तो चैप्टर 12 आपका कवर हो गया। इन चीज़ों को अपने माइंड में रख के आप पढ़ेंगे तो चैप्टर 12 फ्रॉम 154 टू 176 आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का काम है टू ब्रिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इनटू द मोशन। एंड हाउ इट विल कम इनटू द मोशन, वी हैव रीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर दैट FIR इज द फर्स्ट प्रोसेस। ये पहली वो प्रोसेस है जहाँ पे एनी पर्सन, आइदर विक्टिम, एनी पर्सन और इवन द पुलिस इटसेल्फ कैन ब्रिंग द क्रिमिनल लाइन टू मोशन। पहली इंफॉर्मेशन आती है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि FIR इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, बिकॉज इट इज़ अ साइंड डॉक्यूमेंट। जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 154 में कि एक साइंड डॉक्यूमेंट है, जबकि 162 कहता है कि भाई साइन नहीं करना आपको, पुलिस को दी गई स्टेटमेंट्स को जो 161 में देते हैं। तो FIR जो है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई FIR आने के बाद होती है। जैसे FIR आएगी क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन विल स्टार्ट, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर, विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। ओके, इन केस इट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस तो आपका कोर्ट ऑर्डर करेगा टू डू इन्वेस्टिगेशन 155 में। अब जब FIR आ जाती है वहीं पे क्या है, अभी पुलिस को आपने कहा कि 156 में पुलिस के पास पावर है, तो 157 कहता है कि FIR की एक कॉपी, ठीक है, और उस दिन आप पुलिस ऑफिसर ऑन द स्पॉट गया कि नहीं गया, ठीक है, साथ में मैजिस्ट्रेट को एक कॉपी भेज दी कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को भेजना है। अब वो रिपोर्ट जाएगी कैसे भाई, 158 में थ्रू सुपीरियर अफसर ऑफ पुलिस। फिर 159 क्यों आता है, अगर मैजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट में पढ़ेगा कि पुलिस वाले ने मना कर दिया कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, ये कहाँ लिखा, 157 में। क्या मना कर सकता है पुलिस वाला, कर सकता है। तो अगर मैजिस्ट्रेट को लगा गलत किया है तो ही कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर दैट जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी तो आईओ अपॉइंट हो जाएगा। आईओ जब अपॉइंट होगा तो ही विल कॉल द विटनेस। कैसे, 160 में नोटिस भेजेगा कि आओ तुम मेरे पास। फिर उनकी स्टेटमेंट लेगा, 161 स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा। देन आफ्टर डूइंग दिस ही विल, ये ऐसे आ गया यहाँ पे हमारा प्रोसीजर। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट एंड कन्फेशन बाय मैजिस्ट्रेट, भाई क्या करना, 164 में मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। देखिए 161 वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती हैं जिसको 161 के बयान बोल देते हैं देसी भाषा में हम, जो पुलिस को दिए गए हैं। अब यहाँ पे नोटिस भेजा, यहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, यहाँ मैजिस्ट्रेट के द्वारा स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड किए गए, उसका प्रोसीजर बताया गया। अब जब वो रिकॉर्ड कर लेगा तो फिर क्या है भाई, आप किसी को 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, सेक्शन 57 में। और आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी होगी, नहीं होती नहीं है कभी। तो 24 घंटे के अंदर आप उसको ले जाओगे एक्यूज को मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, यहाँ पे 167 में उसको या तो पुलिस रिमांड में दे देगा या जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा।
पुलिस कस्टडी 15 दिन की हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी 60 और 90 डेज, 2 टाइम लिमिट्स हैं वहाँ पे। इट इंक्लूड फुल कस्टडी टाइम। तो इस तरह की चीज़ें हम सेक्शन 167 में पढ़ेंगे। डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में देखेंगे। फिर आता है सबमिशन ऑफ फाइनल पुलिस रिपोर्ट। फाइनल पुलिस रिपोर्ट कहाँ होती है? 173 में, जहाँ चालान पेश करते हैं, चार्जशीट पेश की जाती है। और जब आ जाती है तो उसे लगता है मैजिस्ट्रेट को कि नहीं, सही नहीं हुई है इन्वेस्टिगेशन, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वापस पुलिस के पास भेज देगा। फिर से पुलिस सब कुछ करके 173 में दोबारा देगी। और इसके बाद अगर कोई डेथ केस है तो वहाँ पे इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी बनेगी। और ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या हो जाता है, आपका मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है अंडर सेक्शन 190 ऑन पुलिस रिपोर्ट, और फिर इशू ऑफ प्रोसेस 204, फिट हो जाता है आपका ट्रायल शुरू। एक बेसिक आइडिया आपको मिला होगा, इसको और अच्छे से इलोबरेट करके समझेंगे हम। ये एक बेसिक आइडिया है इन्वेस्टिगेशन में। चैप्टर 12 में जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है सीआरपीसी में, वो क्या कहता है। अब देखिए सेक्शन 154 हमने कवर किया था, हम थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को देखेंगे। पहली चीज़ क्या आई कि एक एफआईआर रजिस्टर हुई। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कहाँ डिफाइन है? 2 में। जब भी ऐसे वर्ड आते हैं तुरंत उसको कर लो। अच्छा, एफआईआर वर्ड हमने पिछले वीडियो में बात किया था, कहाँ दे रखा है? 207 में लिखा है ये वर्ड। सीआरपीसी में वहीं लिखा है, 154 में नहीं लिखा है। इंटरव्यू का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको मैं ये। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 154 में आ गई और वहाँ से पुलिस वाले ने क्या किया, ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। साथ साथ में मैजिस्ट्रेट को एक कॉपी भेज दी उसकी अंडर सेक्शन 157 थ्रू 158। मैजिस्ट्रेट कैन यूज पावर अंडर 159 आफ्टर सीइंग दैट स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट। इस पूरी प्रोसीजर में अब क्या है कि जब एफआईआर कर दी तो पहली बात फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देना है। किसको? जो लेके आया था एफआईआर, इन्फॉर्मेंट। फिर कहता है कि इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल केस, अगर एफआईआर लिखने से मना कर दिया पुलिस वाले ने तो क्या करेंगे? तो अपना सब्सटेंस किसको भेजेगा? इन राइटिंग बाय पोस्ट टू एसपी को भेज देगा। यानी कि 154 के 1 में सीधे पुलिस स्टेशन जाइए, अपनी एफआईआर लिखवाइए। वो मना कर देते हैं तो 154 के 3 में एसपी को चिट्ठी लिख दीजिए। फिर भी कोई नहीं सुनता तो आगे 156 के 3 में मैजिस्ट्रेट के थ्रू भी एफआईआर रजिस्टर कराई जा सकती है। ये 3 आपके तरीके हैं जहां पे एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल एंड ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में दोनों लैंडमार्क जजमेंट है, और सबसे लैंडमार्क अभी ये है जो डिसाइड हुआ था 2013 में। और एवरी स्टेट पुलिस इज फॉलोइंग द गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस केस। इस केस का हमने पूरा पोस्टमार्टम किया था पिछले वीडियो में, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब 155 में कहा कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, ठीक है भाई, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में आ जाइए। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पावर टू इन्वेस्टिगेट आपने कहा कि सेक्शन 156 में है, पुलिस वाले के पास इन्फॉर्मेशन आ गई है या कोर्ट से ऑर्डर आ गया है। 156(3) में एफआईआर हुई मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे। 156 दोनों बातें करता है कि एफआईआर रजिस्टर करो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, यानी कि 156 तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की बात कह रहा है। अब 157 आपको बताएगा प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 157 क्या कहता है? ये बताता है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आपको शुरू करनी है। सबसे पहली चीज़ यह एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या एफआईआर की कॉपी मैजिस्ट्रेट को जाती है? बिल्कुल जाती है। यहाँ पे एसएचओ को जैसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं आप ये देखिए। एसएचओ क्या करेगा? या तो खुद, या तो इन पर्सन, आइदर डिप्यूट सम अदर सबॉर्डिनेट टू गो ऑन द स्पॉट। भाई जहाँ अपराध हुआ वहाँ जाओ, क्या करो? एविडेंस कलेक्ट करो जो मिलते हैं, और क्या करो? अरेस्ट कर लो जो मिलता है ऑफेंडर, उसको अरेस्ट भी करना है। यानी कि ये इन्वेस्टिगेशन का पहला काम है। जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और एक आईओ को अपॉइंट कर देगा। आईओ किस रैंक का होना चाहिए? डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जनरली एसआई एंड अबव होते हैं।
तो ये तो हो गया कि जहाँ पे वो कर देता है। अब इसके साथ साथ दूसरा काम क्या करेगा कि एफआईआर की कॉपी भेजेगा, जिसको बोला जाता है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ये मैजिस्ट्रेट के पास जाती है कि जनाब हमें ऐसे ऐसे एक वो मिला है, और अपने रीज़न भी बताता है क्यों मुझे कॉग्निजेबल लगा, मैं स्पॉट पे गया नहीं गया। अब यहाँ एक बात आती है कि क्या ये मैजिस्ट्रेट मना कर सकता है, सॉरी मैजिस्ट्रेट नहीं, एसएचओ आपको मना कर सकता है कि आई विल नॉट डू इन्वेस्टिगेशन? वेरी वेल, यस, एसएचओ कैन डिनाई। कहाँ है ये 157 का? जब आप 1 पढ़ोगे तो वहाँ प्रोवाइजो ए और प्रोवाइजो बी है। ये दोनों क्या कहते हैं? ए कहता है कि अगर किसी की बाय नेम एफआईआर आई है और ऑफेंस सीरियस नेचर का नहीं है, इन दैट केस ही विल मेंशन हिज रीजन इन राइटिंग इन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एंड सेंड इट टू द मैजिस्ट्रेट। दूसरी चीज बी कहता है यहाँ पे कि एसएचओ साहब को लगा, भाई पढ़े लिखे एसएचओ साहब, उनको लगा कि कोई ग्राउंड नहीं बनता है, नो ग्राउंड, कोई ग्राउंड नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए इसकी इंफॉर्मेशन से। इन दैट केस आल्सो ही विल मेंशन हिज रीजन इन राइटिंग। अब वो रीजन राइटिंग में जाते हैं किसके पास? मैजिस्ट्रेट के पास, थ्रू 158। 158 बीच में एक ऐसी कड़ी होती है जहां पे देखिए 157 में आपने आइदर यू डू इन्वेस्टिगेशन और यू डिनाई फॉर इन्वेस्टिगेशन। कौन? पुलिस, एसएचओ। ही हैज़ टू मेंशन, इफ यू डिनाई ही हैज़ टू मेंशन रीजन इन द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। और जैसे वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, बीच में एक बैरिकेड लगा दिया गया 158 का, यानी कि थ्रू सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस से जाएगी। ये डीएसपी के थ्रू जा सकती है, एसपी के थ्रू जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट गवर्नमेंट रूल। अब डीएसपी और एसपी उस पर उन रीजन को देखेगा, और वो देखेगा कि एसएचओ ने गलत लिख दिया, इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ही विल गिव डायरेक्शन, यहाँ से डायरेक्शन देगा सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस टू दी एसएचओ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन करो आप। और उन डायरेक्शंस को वो उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में इंडोर्स करेगा कि मैंने क्या क्या डायरेक्शन दी हैं, और विदाउट डिले। हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 56 याद कीजिए, अननेसेसरी डिले नहीं करना है मैजिस्ट्रेट के पास एक्यूज्ड को ले जाने में। वही काम यहाँ है, अननेसेसरी डिले नहीं करना है। ही विल फॉरवर्ड दैट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू मैजिस्ट्रेट। और मैजिस्ट्रेट के पास एक पावर है 159 में, अगर उसे पीआर में कुछ लगता है कि पुलिस मना कर रही है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब इन्वोक होता है 159 और वो डायरेक्शन क्या देता है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन करो, यू हैव टू डू। तो ये था 157, 158 और 159। कोई पूछे एफआईआर कॉपी कहाँ जाती है? 157 में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के साथ जाती है, थ्रू सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस as directed by state government. In 159, magistrate, if investigating agency, it means police, denied to investigate, they will give the reason in writing, and after study those reasons, magistrate can order that you do investigation. और अगर नहीं करेगा तो केस क्लोज हो जाएगा। अब आता है पहला स्टेप हो गया, आप स्पॉट पे चले गए। जब कहीं पे कोई अपराध हुआ, मान लो यहाँ कोई अपराध हुआ, भाई सबसे पहले आप यहाँ आए, आपने एविडेंसेस कलेक्ट किए, आपने ऑफेंडर को अरेस्ट किया, साथ साथ आपने क्या किया? मैजिस्ट्रेट को पीआर भेज दी, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भेज दी। पहला काम हो गया। फर्स्ट काम देखिए, लिख लीजिए अपने रजिस्टर में। अब आते हैं सेकेंड स्टेप इन्वेस्टिगेशन में। भाई अटेंडेंस ऑफ विटनेस, भाई विटनेस चाहिए ना, विटनेस बुलाने पड़ेंगे। तो विटनेस को कैसे बुलाया जाएगा? देखिए सेक्शंस का पोस्टमार्टम अलग अलग करेंगे हम सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर समझ रहे हैं। इनमें जो उसके बाद हर एक सेक्शन के ऊपर अलग से हम पूरी चर्चा करेंगे विद केस लॉज। ये टोटल 7 या 8 वीडियोस बनेंगे। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने चैप्टर 12 समझ लिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद आप ये समझिए 40% काम हो गया आपका। चैप्टर 5 एंड चैप्टर 12 दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर।
अटेंडेंस ऑफ विटनेस, विटनेस को भेजना पड़ेगा नोटिस। कैसे भेजेंगे? हम भेज देंगे अंडर सेक्शन 160। 160 में क्या है कि हम कहेंगे कि भाई एक काम कीजिए, आप पुलिस वाले को लगता है कि मिस्टर ए इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, ही हैज हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन। तो आइए और मुझे बताइए उसके बारे में। अब आपको ये कुछ याद आ रहा है, हमने कहीं एक जगह और नोटिस भेजा। यहाँ पुलिस ऑफिसर नोटिस देता है किसको? नोटिस किसको देता है? विटनेस को। आपको याद है एक अंडर सेक्शन 41A पढ़ा था हमने, जहाँ पे नोटिस किसको दिया जाता है? एक्यूज को। 157 में सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो ए है कि बाय नेम FIR आई। इन दैट केस आप ऑन द स्पॉट नहीं जाएंगे। अगर आपको लगता है तो आप 41A में सीधा एक नोटिस भेज देंगे कि तुम्हारे खिलाफ ये अपराध किया, तुमने खबर आई है, तुम आओ मेरे पास। 41A में इसका प्रावधान दिया गया है। अब वही सेम प्रावधान या 160 में विटनेस के लिए हो जाता है। अच्छा, तो क्या सम्मन भेजेगा वो? नो, ही विल सेंड अ रिटर्न ऑर्डर। दोनों जगह आप पढ़िए, रिटर्न ऑर्डर लिखा है। अच्छा, रिटर्न ऑर्डर कहाँ कहाँ लिखा? थोड़ा इंटरलिंक भी करते रहिए। रिटर्न ऑर्डर लिखा है आपका सेक्शन 91 में भी, जहाँ प्रोडक्शन ऑफ थिंग के लिए नोटिस जाता है। सम्मन भेजता है कोर्ट और SHO भेजता है वहाँ पे, ऑफिसर IC इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विल सेंड अ रिटर्न ऑर्डर। क्लियरली लिखा है वहाँ पे। अभी क्या है, आप किस किस को बुला सकते हो ये भी देखिए। आप नोटिस तो किसको भेज सकते हो नोटिस? भाई ये आपका पुलिस स्टेशन है जहाँ IO है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का पुलिस स्टेशन है, और उसके बगल में एक पुलिस स्टेशन यहाँ होगा, एक पुलिस स्टेशन यहाँ होगा, और आपका एक पुलिस स्टेशन मान लो इधर हो, ऐसे है। तो ही कैन सेंड नोटिस टू एनीवन ईदर इन हिज ऑन पुलिस स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन और द एडजेसेंट पुलिस स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन। भाई अगल बगल के थानों में का जो सीमा क्षेत्र है उसमें, और खुद के थाने के सीमा क्षेत्र में वो नोटिस भेज सकता है। तो 160 में क्या क्या पढ़ा आपने कि विटनेस के लिए रिटर्न ऑर्डर भेजा जाएगा पुलिस, उसके द्वारा किनको भेजा जाएगा? जिनके बारे में SHO को लगता है कि दे हैव नॉलेज अबाउट द फैक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दूसरी चीज़, किस किस को भेज सकता है, कहाँ कहाँ भेज सकता है? टेरिटोरियल, तो भाई ज्यूरिसडिक्शन खुद के थाने का और अगल बगल के थानों का। ठीक है, ये हो गया आपका 160। अब मान लीजिए कोई नहीं आता है, वो नहीं आता है तो वो IPC लग जाएगी आपके ऊपर, आना पड़ेगा आपको। ठीक है, मना नहीं कर सकते आप। लेकिन यह एक प्रोवाइजो है, क्या वो सबको बुला सकता है? मोस्ट, मेरी एक एक बात को समझिएगा। देखिए, आप एक बेसिक प्लेटफॉर्म आपके लिए आज तैयार हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और जब हम सेक्शंस का पोस्टमार्टम करेंगे, आई एम श्योर डियर फ्रेंड्स कि आपको बहुत अच्छे, आप कभी नहीं भूलोगे। आप मेरे 6-7 वीडियो देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टिगेशन में 1 मार्क्स भी छोड़ दोगे तो बताना मुझे, हो ही नहीं सकता है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर। चलिए, 15 साल से कम, 15 ईयर्स से कम और 65 वर्ष से ज़्यादा, यानी कि सीनियर सिटीजन हो, 65 वर्ष से ज़्यादा हो, या 15 साल से कम हो, या कोई वुमेन हो, या कोई फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हो। 4 कैटेगरी यहाँ बता दी गई। इन 4 कैटेगरीज को आप क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट करेंगे। इनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएंगे, इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आप जाएंगे। अब यहीं पे एक और चीज़ हमारे दिमाग में आती है। देखिए, यह हमने कहा कि भाई आपने, देखिए हालांकि ये चीज़ वहाँ पे जो करने की है, विटनेस को बुला लिया, किस लिए बुलाया? उससे आप क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर पूछेंगे, यानी कि उसका क्या करेंगे आप? एग्जामिनेशन करेंगे अंडर सेक्शन 161। लेकिन किसको नहीं बुलाएंगे? 15 वर्ष से कम की उम्र का कोई हो, 65 उम्र से ज़्यादा का हो, या कोई महिला हो, या कोई शारीरिक या मानसिक तौर पे अस्वस्थ आदमी, उसको आपको नहीं बुलाना है। अब लेकिन गवाह को बुलाया आपने, तो भैया खर्चा देना पड़ेगा उसको। हाउ वी विल गिव द एक्सपेंडिचर फॉर द डे फॉर द टू द विटनेस? द स्टेट गवर्नमेंट विल मेक द रूल फॉर दिस। ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन कि वो कैसे सेट ऑफ रूल बनाती है टू गिव द एक्सपेंडिचर टू द विटनेस। भाई वो आएगा, उसका किराया लगेगा, 1 दिन का खाने का, ठहरने का, इस तरह से कुछ एक रूल्स बनाती है, जैसे जनरली कोर्ट में होता है ना, वहाँ पे
वो एक नाजिर ब्रांच होती है कोर्ट में आपकी, नाजिर ब्रांच में वो खर्चा जमा होता है। पुलिस मैजिस्ट्रेट ऑफिस से उसको मिलता है, कोर्ट से एक स्लिप मिल जाती है और वहाँ से जाके वो अपने पैसे ले लेता है। ये खर्चा पार्टीज जमा करवाती हैं। बट यहाँ पे क्योंकि पार्टी स्टेट है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सिविल केस की बात बता रहा हूँ। ये जो है यहाँ पे पार्टी कौन, स्टेट है, तो स्टेट विल मैनेज। ठीक है, ये हो गया। अब एग्जामिनेशन करने लगे आप। अब कैसे एग्जामिन करेगा? सबसे पहली बात तो ओरली एग्जामिन करना है, लठ मार मार के नहीं करना। भाई पुलिस वाले जब अपनी थर्ड पार्टी कर देते हैं। विटनेस को बुलाया आपने, एक्यूज का रिमांड नहीं ले रहे हो आप, ध्यान देना है यहाँ पे। आप विटनेस से पूछताछ कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या है? ओरल एग्जामिन करते हुए यहाँ पुलिस वाला, यहाँ विटनेस, और पुलिस वाले से क्या पूछा? एक क्वेश्चन पूछा कि बताओ, आप मुझे बताइए, इज दैट विटनेस इज बाउंड टू गिव द आंसर्स, एवरी आंसर ऑफ दैट पर्सन? ये छोटी चीज़ नहीं है। जब हम 161 का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे तो हम नंदनी सतपथी का केस भी करेंगे, राइट टू साइलेंट करेंगे, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 करेंगे, बहुत कुछ करना है इसके साथ में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आईपीसी के साथ लिंक करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बस थोड़ा सा ग्लिम्स आपको देता हूँ कि आईपीसी में एक धारा दी गई है 179। 179 कहती है कि इफ़ यू रिफ्यूज टू आंसर टू अ पब्लिक सर्वेंट who is authorized by law to question you, but which type of answer, which are not self incriminatory, जो self incrimination ना देते हों, यानी आपको किसी अपराध में ना फंसाते हों, ऐसे क्वेश्चंस। अदरवाइज यू कैन नॉट डिनाई टू आंसर टू अ पुलिस ऑफिसर बिकॉज इज पब्लिक सर्वेंट एज पर IPC 179। भाई 6 महीने की सज़ा हो जाएगी आपको और 1000 रुपये तक का फाइन हो सकता है आपको। इसको हम किसके साथ पढ़ते हैं? 161 के साथ लिख लीजिए, वैसे बता देता हूँ, उस दिन पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 132, ठीक है, ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ मैं। इस होमवर्क को करिएगा आप, और जिस दिन हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे आजकल में, तब आप मुझे वो चीज़ें बताइएगा। 132 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ पढ़ेंगे, IPC में 179 के साथ पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 20 और 3 के साथ पढ़ेंगे। ये चीज़ें आप पढ़ के रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ विटनेस कैन बी फोर्स्ड, नो, अगेंस्ट हिमसेल्फ ही कैन नॉट बी फोर्स्ड टू बी अ विटनेस। ये यहाँ पे क्लियर हो गया था। बाकी नंदनी सतपथी का केस जब हम बात करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब आपने ओरली बयान दे दिए 161 में। इन स्टेटमेंट्स को क्या किया हमने? रिटर्न में वो किया, इन स्टेटमेंट्स को रिटर्न में किया। हम 161 में थोड़ी सी चर्चाएँ कर लें, सर्च प्रोसीजर फिर आएंगे। 161 में हमने क्या किया, उस जो स्टेटमेंट है वो रिटर्न फॉर्मेट में डाले, लिखा गया उनको, कलमबद्ध बोलते हैं उसको हिंदी में। जो आपका IO है वो उसको कलमबद्ध करेगा। और जो ये स्टेटमेंट है ना, 2008 में एक चीज़ ऐड की गई कि इनका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। कितने बयान लिखेगा बेचारा, पागल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट हो जाते हैं किसी किसी केस में। अब जो 161 की स्टेटमेंट आपने ली, 2 मिनट इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, इसको हम 2 मिनट बात करेंगे। 161 की जो स्टेटमेंट्स आपने ली हैं, इन स्टेटमेंट को 162 ने एक गार्जियन बन गया है। किस बात का? कि साइन नहीं करना है। भाई ये क्या बात हुई? साइन क्यों नहीं करना? बिकॉज पुलिस में यूज फोर्स, पुलिस की जो रिलायबिलिटी क्रेडिबिलिटी है वो बहुत कम है कानून की नज़र में। दे कैन यूज फोर्स, दे कैन यूज फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, डरा धमका के, पीट के, लठ मार के लिखवा लिया हो, भाई साइन कर दो, फंस जाएगा वो। ये एविडेंसरी वैल्यू की बात करता है यहाँ पे। एविडेंसरी में उसको अंडर सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का 145 कंट्राडिक्शन में यूज कर सकते हो, लेकिन कॉर्पोरेशन में यूज नहीं कर सकते। यानी कि 161 के जो बयान हैं उनका क्या एविडेंसरी वैल्यू होगी, किस तरह से वो यूज होंगे, सब 162 में है। और 162 का भी आप याद रखिए कि आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। भाई 160 में आपने विटनेस को बुलाया, उसके 161 में आपने उसके बयान लिख लिए, 162 में आपने बता दिया
कि साइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ें बात करती हैं रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स बाय पुलिस। इतना है। अब ये तो था पुलिस के द्वारा। अब पुलिस ने देखिए कलेक्शन ऑफ एविडेंस में अभी क्या किया, स्टेटमेंट कलेक्ट की हैं। अब क्या कलेक्ट करना है, अब कुछ आइटम है, डॉक्यूमेंट है, मटेरियल है, तो कैसे होगा, तो यहाँ आएगी बात सर्च की। हम एविडेंस की वैल्यू की डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं, जब डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे तो उस दिन हम बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं हम सर्च के बारे में। सर्च कब हो सकती है, सर्च के प्रावधान हम जनरली पढ़ते हैं तो 91 से लेके 105 तक आपका चैप्टर 7 जो कि सर्च और सर्च वारंट की बात करता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि सर्च हो कैसे सकती है। सर्च या तो विदाउट वारंट हो सकती है या फिर विद वारंट हो सकती है, यानी या तो न्यायालय की परमिशन से या न्यायालय की परमिशन के बिना। विदाउट वारंट कौन कर सकते हैं, एक पुलिस कर सकती है और एक मैजिस्ट्रेट साहब करा सकते हैं। वो करेंगे थोड़ी, मैजिस्ट्रेट है भाई, अंडर सेक्शन 103। ये तो बस एक पॉइंट, इसको याद रखिए। पुलिस कहाँ कर सकती है, कहाँ पे ऐसा आता है कि मैजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस विदाउट वारंट करेगी। ये चार्ट आप बना लें। देखिए सर्च कैसे हो सकती है, सीआरपीसी में सर्च कहाँ कहाँ है, ये हमने बात की। चैप्टर 7 जनरल सर्च के बारे में बात करता है। सर्च या तो विदाउट वारंट हो सकती है या विद वारंट हो सकती है। जब सर्च विद वारंट की बात होती है तो सेक्शन 93 में सर्च वारंट इशू होता है, 94 में फ्रॉज डॉक्यूमेंट, स्टोलन प्रॉपर्टी, 95, 97 को मिनी हैबियस कॉर्पस बोला जाता है, ठीक है, इलीगली किसी को कन्फाइन किया गया तो ये सारे के सारे प्रावधान हैं जहाँ पे विद वारंट सर्च होती है। अब विदाउट वारंट कौन कर सकता है, विदाउट वारंट पुलिस कर सकती है या मैजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस में करवा सकता है। मैजिस्ट्रेट को तो वारंट वैसे ही नहीं चाहिए 103 में। और पुलिस में कौन कौन करेगा, पुलिस में या तो एसएचओ या आईओ कराएंगे। कैसे करेंगे एसएचओ और आईओ, कहाँ पे करेंगे, ये आपका 165 जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान होगी, या एसएचओ प्रिवेंटिव एक्शन में 153 में जहाँ वो वेट्स और मीजर्स, फॉल्स मेट्स और मीजर्स की सर्च कर सकता है, अपने सीज कर सकता है। इसको बना लीजिए अपनी कॉपी, वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में इसको बना लीजिए। ये आपके सर्च के सारे प्रावधान हैं, ठीक है। अभी आपने सर्च कर ली, जो कुछ मिला आपने वो सीज कर लिया। और इन सारी सर्च के ऊपर चाहे वो विद वारंट हो या विदाउट वारंट हो, जो प्रोसीजर फॉलो होगा ना, जो प्रोसीजर फॉलो होगा वो सेक्शन 100 में दिया गया है। ये दोनों तरह की सर्च पे लागू होता है, विद वारंट भी और विदाउट वारंट, दोनों पे लागू होता है। तो सर्च करने के बाद आपको जो कुछ मिला आपने वो सीज कर लिया। अभी सर्च के बारे में क्या बात आती है कि मान लीजिए ये आईओ का पुलिस स्टेशन है और ये बगल में कोई दूसरा पुलिस स्टेशन है, कोई भी कहीं पे भी हो सकता है। तो जब आईओ को अपने पुलिस स्टेशन में सर्च करनी है तो 165 और किसी दूसरे में करानी है या खुद से करनी पड़ जाए तो 166। सेक्शंस की डिटेल में मत जाइए, अभी सेक्शंस को हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्च वाला पार्ट। अभी रिपोर्ट्स बाय आईओ, आईओ क्या क्या रिपोर्ट बनाएगा। देखो भाई आईओ क्या करता है, आईओ एक केस डायरी मेंटेन करता है अंडर सेक्शन 172। अब यहीं पे हम ये दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं अपने। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि व्हाट इज़ केस डायरी, केस डायरी है क्या। देखिए क्या, जैसे ही कोई एफआईआर आती है उसके लिए एक आईओ अपॉइंट होता है, ये हमने सबने 157 में देख लिया। ऑन द स्पॉट जाते हैं तो एफआईआर को एक नंबर दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए 32/2021, इस तरह से एक फाइल तैयार होती है। केस डायरी डजंट मीन अ डायरी विच वी आर हैविंग फॉर द कैलेंडर बेसिस, नो, इट इज़ अ फाइल एंड ऑन द फाइल इट इज़ रिटन द केस डायरी नंबर। और केस डायरी का नंबर और एफआईआर का नंबर दोनों सेम होते हैं। ये इस एफआईआर की केस डायरी, इस केस की।
अब यहाँ पे आईओ जो भी कुछ करेगा, वट एवर इज डूइंग इन डेली बेसिस, कहाँ पे विजिट किया, क्या किया, वो सब इसमें दर्ज करेगा। और इसकी एंट्रीज को बोलते हैं डीडीआर। ठीक है, इस डीडीआर को क्या करते हैं, भेजा जाता है मैजिस्ट्रेट के पास। और केस डायरी की एक और अच्छी चीज़ आपको बता दूं कि केस डायरी को सिर्फ आईओ यानी कि पुलिस वाले या फिर मैजिस्ट्रेट, ये दो ही लोग हैं जो देख सकते हैं। नाइदर प्रोसिक्यूशन नॉर द डिफेंस हैज़ द राइट टू टेक अ कॉपी ऑफ केस डायरी, नहीं ले सकते। ठीक है, ये यहाँ पे केस डायरी इसको बोला जाता है। एक तो हो गया केस डायरी, डेली टू डेली करेगा। दूसरा रिपोर्ट यहाँ बनता है 168 में, जब आईओ अपनी कंप्लीट कर लेता है तो वो रिपोर्ट किसको करता है, एसएचओ को रिपोर्ट करता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है थ्रू एसएचओ जाती है। एसएचओ क्या करेगा फिर 170 में एसएचओ क्या करेगा, अगर एविडेंस कंप्लीट है तो वो क्या करेगा, या तो किसी को छोड़ देगा बॉन्ड लेकर, या फिर एक्यूज्ड को पेश कराएगा थ्रू सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। इन 173 में चालान पेश कराएगा। तो 173 में होगी पुलिस रिपोर्ट, 168 में होगी आपकी आईओ जो एसएचओ को रिपोर्ट देता है वो रिपोर्ट। इसके बाद 175 4 और 176 ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं। और सबसे पहले रिपोर्ट हमने बात की ही थी कि 157 में एक रिपोर्ट जाती है जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो देखिए, सबसे पहले 157 में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऐसे लिख लीजिए। देन आपका 168 आईओ गिव रिपोर्ट टू एसएचओ। ठीक है, उसके बाद 173 में आपकी पुलिस रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट वहाँ से जाती हैं। और 172 में आपकी केस डायरी आ जाती है। और एक 174 में और 176 में आप पढ़ेंगे इंक्वेस्ट, मृत्यु समीक्षा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट। जब किसी की सस्पिशियस हालात में मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसका एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करती है पुलिस, उसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपको इतनी रिपोर्ट्स का सामना आना पड़ेगा। 157 में हम ऑन द स्पॉट गए, पुलिस की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। एविडेंस क्या किए जो मिले वहाँ पे ऑन द स्पॉट, कलेक्शन ऑफ दोज एविडेंसेस। ठीक है, अरेस्ट ऑफ ऑफेंडर या एक्यूज्ड, उनको अरेस्ट कर लिया आपने। देन यू केम इन 160, आपने विटनेस को बुलाया, 161 में उनके बयान लिखे। ठीक है, उसके बाद जब बयान लिखने के बाद आपने कुछ और आपको सर्च करना, तो 165 166 में आपने सर्च की। अब आपके पास पूरा मसौदा तैयार हो गया है। अब इन सारी चीज़ों को जोड़ के, ये सारी चीज़ें जोड़ के आप क्या करेंगे, 168 में आईओ किसको देगा, एसएचओ को। फिर 173 में थ्रू सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस ये किसको जाएंगी, मैजिस्ट्रेट को जाएंगी। और अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज 173 में वो वापस भेज सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फिर से दोबारा पूरी प्रोसेस फॉलो होगी। अगर सेटिस्फाइड ले लेता है तो अंडर सेक्शन 190 ही विल टेक कॉग्निजेंस। किस पे कॉग्निजेंस ले लिया उसने, पुलिस रिपोर्ट पे। पुलिस रिपोर्ट कहाँ डिफाइन है, 2 के आर में। देन 204 में इशू ऑफ प्रोसेस हो जाती हैं और आपका ट्रायल शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें तो होगी पुलिस की तरफ से रोल। एक चीज़ अब यहाँ बीच में छूट गई। क्या छूट गया यहाँ पे कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्डिंग। भाई ये तो पुलिस ने क्या क्या काम किया वो है, अब ये काम भी है तो पुलिस का ही, बट इसे पुलिस का काम है बस ले जाना। करेंगे कौन, मैजिस्ट्रेट। 164 की स्टेटमेंट, 164 के बयान कहा जाता है इसे। 161 के स्टेटमेंट आपको साइन नहीं करने होते, 164 के स्टेटमेंट आपको साइन करने होते हैं। और जैसे आप 164 के स्टेटमेंट दे देते हैं, 161 के स्टेटमेंट्स का प्रभाव जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। 164 के बयान मैजिस्ट्रेट के सामने ओथ पर होते हैं। यहाँ 2 चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, एक होता है आपका स्टेटमेंट्स
और एक होता है कन्फेशन। स्टेटमेंट विटनेस की हो सकती हैं, किसी एक्यूज्ड की हो सकती हैं, विक्टिम की हो सकती हैं। कन्फेशन जो है वो एक्यूज्ड का ही होता है। और 164 में कौन कर सकता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर सकता है और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कर सकता है, चाहे उसका जुरिस्डिक्शन हो या नहीं हो। ऐसे ही 167 में चाहे जुरिस्डिक्शन हो या नहीं हो, आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश कर सकते हैं। 15 डेज की पुलिस कस्टडी मिल सकती है। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जिसके ऊपर ऐसी पावर्स दी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो 7 दिन की पुलिस कस्टडी दे सकता है। ये सारा 167 में देखेंगे। और अगर 60 डेज और 90 डेज में चार्जशीट नहीं दी जाती अंडर सेक्शन 173, तो डिफ़ॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है एक्यूज को। तो यहाँ पे हमने पूरा देखा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ से चल के कैसे आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे बताइएगा इन्वेस्टिगेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगा। अब अगले वीडियो से हम एक एक सेक्शन को एनालाइज करेंगे। जब इन सारी चीज़ों को आप कंसोलिडेटली अपने माइंड में रखेंगे तो आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बताइएगा कि आइए इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसीजर आपको कैसा लगा, इनकी एविडेंसरी वैल्यूज़ क्या होगी स्टेटमेंट्स की, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सजेशंस हैं। आप अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लाइक तो आपने कर ही दिया है, साथ में दोस्तों को शेयर भी कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्वेस्टिगेशन के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।